तो दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आखिर खिलजी कौन थे। तो कौन थे खिलजी हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश पे आ गए। पहला राजवंश जो है गुलाम राजवंश, वो खत्म हो गया, और जिसको खत्म किया है किसने, खिलजियों ने। तो खिलजी वंश की हम बात करने वाले हैं, और यहीं से प्रश्न ये आता है कि आखिर ये खिलजी थे तो थे कौन। तो इस कहानी के बैकग्राउंड में जाते हुए हम फिर चर्चा करते हैं अलग अलग विद्वानों की। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने शायद हो सकता है कि ज़्यादा पूछ परख या फिर ज़्यादा डीप में वो गए ना हो, तो उन्हें आइडिया है नहीं, क्योंकि बहुत सालों से ये खिलजी जो है अफ़गानिस्तान में रह रहे थे। सो खिलजियों को अफ़गानी कह दिया गया है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। इसके अलावा कुछ विद्वान हैं जिन्होंने थोड़ी सी खोजबीन करी, और जिसमें से एक उस समय एक बुक लिखी गई थी तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाही। तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाही जो लिखी थी फ़खरुद्दीन ने, तो फ़खरुद्दीन ने उस बुक में बताया है कि तुर्कों की 64 टोटल 64 जातियां थी। उन जातियों में से एक जाति क्या थी, खिलजी भी थी। चौथी शताब्दी की बात चल रही है, चौथी शताब्दी 400 के आसपास वाली, 300-400 है ना। सो 4th सेंचुरी एडी की बात चल रही है, ईसवी की। उस समय क्या था कि माहौल इनका जो भी बना हो, वहाँ की पारिस्थितिक संतुलन हो या परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है कि ये खिलजी जो है खिसक के मूव होके अफगानिस्तान में दक्षिण साइड रहने लग गए। तो अब चूंकि कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आज से, अब हम बात तो यहाँ 1200-1300 की कर रहे हैं और वो 400-500 की बात चल रही है, तो लगभग 700 सालों के आसपास, 700 सालों से ये सभी खिलजी लोग कहाँ रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं। तो इनकी जो स्वभाव है वो क्या हो गया, अफगानियों टाइप हो गई। इनकी सारी की सारी जितने भी तौर तरीके थे सब वो तुर्क वाला माहौल छोड़ के अफगान में रहने लगे। तो अफगानी सारे इनके सलीके हो गए, तो बहुत सारे विद्वानों ने इनको अफगान कह दिया। लेकिन एक प्रकार से बात करें तो ये भी तुर्क ही हुआ करते थे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। अब तुर्कों की बात करें तो धीरे धीरे समय के साथ साथ ये जो खिलजी हुआ करते थे, वो खिलजी समय के साथ साथ, जैसे हमने देखा सबसे पहले गजनी ने, महमूद गजनी ने भारत में आक्रमण करे हैं, तो उस समय बहुत सारे खिलजी भारत की सीमा में प्रविष्ट हो गए। फिर अगेन आगे जाके मोहम्मद गौरी आया। गौरी के समय तो हमने देखा कि उसका एक गुलाम भी था, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे शासन करा, फिर वो खिलजियों का शासन बंगाल पे भी हुआ, है ना। वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका सैनिक मार देता है, सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ क्या हुआ कि खिलजी अब आना स्टार्ट हो चुके थे गौरी के समय में पर्याप्त। और फिर जब मंगोलों के आक्रमण हुए तो वो और खिसक खिसक के पश्चिम उत्तर भारत में फैल गए। उनकी टुकड़ियां बसाई गई हैं, वो रहने लग गई। तो खिलजियां पर्याप्त मात्रा में अब भारत में हो चुके थे, ठीक है। अब कहानी के ट्विस्ट के बाद हम वापस आते हैं कहाँ, प्रमुख किरदार पे, जलाल उद्दीन खिलजी की हम बात करने वाले हैं। खिलजी की जगह कई जगहों पे आपको खलजी भी दिख जाएगा, खलजी, ठीक है। सो खिलजी वंश जो रहेगा वो 1290 एडी से 1320 एडी तक ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता। सबसे कम चलने वाला शासन इन्हीं का रहा है दिल्ली सल्तनत पर, 30 सालों का मात्र, ठीक है। सो यहाँ जलालुद्दीन खिलजी 1290 में क्या करते हैं, जो दिल्ली में गुलाम वंश का आखिरी, या गुलाम वंश क्या, पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सुल्तान कैमूस रहता है, उसको मरवा देता है। उसको मरवाने के बाद स्थिति ऐसी बनती है, परिस्थिति जो भी रही हो, कि ये राजगद्दी हथिया लेते हैं और राजगद्दी पे ये बैठ जाते हैं 1290 एडी में। 1296 एडी में इनको भी मार दिया जाएगा, याद रखिएगा, इनके भतीजे के द्वारा, दामाद के द्वारा, ठीक है। सो इनका टोटल 6 सालों का शासन रहता है। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी क्लियर कर दूं कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये दिल्ली सल्तनत के सबसे बुजुर्ग सुल्तान कहे जाते हैं, ठीक है। लगभग 70 साल की उम्र में ये शासन करने बैठते हैं या गद्दी पे बैठते हैं दिल्ली सल्तनत की।
तो 70 साल में आदमी भगवान भजन करता है, सुल्तान थोड़ी ना रहता है। लेकिन अब इन्हें मौका मिला है तो मौका थोड़ी छोड़ता कोई, और ये सुल्तान बन जाते हैं। लेकिन समय तो वही है, अपने आप बुद्धि वहीं चलती है, भगवान के प्रति चलने लग जाती है, भगवान भजन सब। तो ये जलालुद्दीन की बुद्धि भी वही भगवान के, हर चीज को भगवान से जोड़ देते थे कहीं ना कहीं। और ये कोशिश यही करते थे कि अपना सादा जीवन उच्च विचार करा जाए, क्योंकि हमें तो जल्दी जाना है, अभी मिलने जाना ही है ऊपर कुछ समय पश्चात। बूढ़े हो ही गए हैं ना, इतने बुजुर्ग हैं, और इन्हें लगता था कि अपने आधे पांव तो कबर में अटके ही हैं, पता नहीं कब निकल लें पूरे। तो इस कारण से जल्दी मुलाकात हो सकती है ऊपर, तो अपने जल्दी से कर्म ऐसे कर लें कि कुछ कर्म अच्छे कर लें ताकि उधर जाके मुंह दिखा पाए। ठीक है, इनके पीछे जाएं अपन तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो इतिहास में इनके पिताजी, दादाजी और जो पुराना परिवार है सारा, उसके कोई ज़्यादा साक्ष्य है नहीं, या किसी प्रकार की ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनके पिताजी तो होंगे, पिताजी के अलावा चाचा जी भी थे जिनका नाम था मलिक हुसैन। क्या नाम था? मलिक हुसैन। मलिक हुसैन ये उसी समय जब ये लोग भारत के साइड प्रविष्ट हुए तो ये सेना में भर्ती हो चुके थे, है ना। इसके अलावा इनके 2 और भाई थे। एक भाई थे शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन आगे जाके अलाउद्दीन जो आप आने वाले हैं अगले शासक, उनके पिता हैं। ठीक है, वो 1290 के आसपास एक्सपायर हो गए थे। वो भी सेना में ही थे, बलबन की सेना में थे। ये भी बलबन की सेना में ही है जलालुद्दीन। ठीक है, और एक भाई और थे इनके, तो वो भाई अभी जिंदा है। ठीक है, उनसे भी बेटे रहते हैं। अब इनसे बेटे हैं इनके 3, किसके? जलालुद्दीन के। जलालुद्दीन के 3 बेटे। बड़ा बेटा है इख्तियारुद्दीन, उसको दिल्ली के आसपास कई शासन सौंप देते, खाना की उपाधि भी दे देते। मतलब ये डिसाइड कर देते पहले कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये व्यक्ति होगा। दूसरा बेटा है ना, तो अरकली खां की उपाधि उसको दे देते हैं, और फिर कुछ समय पश्चात मुल्तान का हाकिम उसको बना दिया जाता है। इसके अलावा फिर क्या होता है कि यहाँ थोड़ा सा कलर मैं पहले चेंज कर लेता हूँ मेरे को ठीक नहीं लग रहा, सफ़ेद ही कर लेते हैं आप। ठीक है, चलो। तो इसके अलावा जो तीसरा बेटा था, तो तीसरे बेटे को भी कहीं ना कहीं ये उपाधि दे देते हैं और चल रहा है उसका काम। बेटे के अलावा चूंकि बहुत सारे लोगों ने इनका सपोर्ट किया था राजा बनने में, जैसे एक वो जिसने खबर सुनाई थी, अहमद चाप, याद हो अगर, भांजा था इनका, भांजे को बार बना दिया। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग भाई को इन्होंने क्या बना दिया, आरिज बना दिया, सेना प्रमुख बना दिया। जो भाई बचा था शहाबुद्दीन तो एक्सपायर हो गए थे। उनके भतीजे मतलब जो भाइयों के बेटे थे, 2 बेटे थे, असलम, अलमस नाम था, अलमस खां, अलमस बेग बोलता है उनको, और अलाउद्दीन, है ना। सो इनको भी अच्छे पद दे चुके थे ये, कहाँ पे, ये पूरे अभी शासन करने के बाद। अच्छा, दूसरी चीज, इनकी 3 बेटियां भी हैं, तो 2 बेटियों की शादी तो दोनों भांजों से कर चुके हैं, ये अपने भतीजों से कर चुके हैं। एक बेटी की शादी अभी मंगोल सरदार जो रहेंगे अब्दुल्ला आते हैं एक बार अटैक करने, तो उनसे भी ये रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनकी लड़के से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं ताकि रिश्ते बन जाए, तो लड़ाई झगड़ा कम हो भाई। तो ये सारे काम ये करते हैं, ताकि देखो इनने कोशिश यही करी है, जलालुद्दीन की बात करी जाए तो माफ़ करना। मतलब अगर इनके कैरेक्टर की बात करें तो ये दयालुता की बात करते हैं, और की भी है दया, ऐसी बात नहीं है। स्नेह के साथ रहो, ठीक है, उदारता दिखाओ, तो इस प्रकार के काम इन्होंने करे। इनकी नेक नियत भी थी कहीं ना कहीं, ऐसा बोलते हैं। हालांकि ऐसी नेक नियत तो हो नहीं सकती कि फोड़ डाला आपने अपने राजा के लड़के को भी फोड़ डाला, या राजा को भी फोड़ डाला भाई, है ना। तो ठीक है, लेकिन होता ये है कि जब ये राजा बन जाते हैं 1290 में, पुराने कुछ लोगों को भी ये रखते हैं, जैसे वो फखरुद्दीन थे, फखरुद्दीन कोतवाल थे दिल्ली के भाई, जिनके बेटों को किडनैप कर लिया था, तो उनने इनकी सहायता करी थी, तो उनको कोतवाल रहने देते हैं। ठीक है, उसी समय की बात करें तो ख्वाजा खारिज खातिर नाम रहता उनका, उनको वजीर बना दिया जाता। वो वजीर थे ही तब, तो वजीर ही रहने देते हैं। एक व्यक्ति है, कच्छन को तो मार दिया गया था, कच्छन और सुरखा को अलाउद्दीन और इन लोगों ने। तब मलिक छज्जू करके एक व्यक्ति विशेष है जो उस समय तक संरक्षक हुआ करता था, बड़ा सेना नायक था सब, वो कड़ा मानिकपुर का हाकिम बन जाता है, और वो अपने को दूर कर लेता है इन सारी चीज़ों, क्योंकि इनने ऑफर करा था मलिक छज्जू को, पहले ही कर दिया था कि भाई वो जो कैमूस है उसका संरक्षक बन जाओ आप, लेकिन उनने कहा नहीं, कड़ा मानिकपुर ठीक है, चले जाते हैं।
तो उनको उनके पद रहने देते पुराने, और बाकी नए पद किसको दे देते हैं? सारे खिलजियों को ये सारे के सारे नए पद दे देते हैं। अच्छा, आप देखो कि तुर्क लोगों को भी आपने रखा, खिलजियों को भी रखा, और गैर जो भी लोग बाग हैं उस समय के शासन, गैर तुर्क हों या फिर गैर खिलजी हों, उनमें भी जो काम के लोग हैं या जो ठीक हैं, सबको आपने क्या कर दिया? सल्तनत में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी दावेदारी दे दी। अब हुआ ये था कि ये दिल्ली में राज्याभिषेक नहीं करवाते, ना डर था कि दिल्ली वासी वोट डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, आपने अभी अभी बच्चे को वोट डाला तो दिल्ली वाले तो चटकेंगे ही ना। तो दिल्ली वाले बहुत चटके बैठे थे। सो कलुघरी करके जगह है दिल्ली में ही, एक नया नगर बसाया था कैकुबाद में, कलुघरी। कलुघरी में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, वहीं बैठते हैं भाई, आराम से शासन आसन चल रहा था। इन सारी समस्याओं का ये तो अभी इनकी शुरुआत है। समस्याएं ये होती हैं कि उस समय माहौल गड़बड़ा था। तो जो फखरुद्दीन थे दिल्ली के कोतवाल, उनने क्या करा कि दिल्ली के जो भी अमीर अमीर लोग थे उन सबको मना मनू के भैया चलो जाओ एक बार मिल तो आओ, आदमी तो अच्छा लग रहा है मेरे को। तो वो सब मानते हैं और जाते हैं कलगुरी में, उनसे मिलने जाते हैं। अच्छा, देखते हैं तो जलालुद्दीन शुरुआत में क्या हुआ था कि आपको बताऊं मैं, कि हमने पढ़ा था नसीरुद्दीन महमूद, है ना। सो नसीरुद्दीन महमूद के समय में ये सेना में भर्ती हुआ। उसके बाद बलबन का जब शासन आया तो बलबन के समय ये सेना में थोड़े से और अच्छे पद पे पहुंचे। लेकिन अचानक से जब केकूबाद का समय आया, केकूबाद के बाद जब इनने उसका वजीर था ना अपने यादव निजामुद्दीन, उसको जब मारा तब जाके इनको युद्ध मंत्री बना दिया गया। अच्छा, केकूबाद के समय शुरुआत में ये समाना के हाकिम भी रहते हैं, समाना, और वहाँ अच्छा शौर्य प्रदर्शन करते हैं, वहाँ के माहौल को संभालते हैं, तो नाम बढ़ ही जाता है। बाद में जब वजीर मर गया निजामुद्दीन तो इनको युद्ध मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, युद्ध मंत्री बनने के बाद फिर चूंकि इनकी शौर्य में अच्छी खासा परिवर्तन आता है, इनको बहुत तेजी गति से विकास मिलता है, क्योंकि सामने ही आ गए ना, मेन फोकस हो गए यहाँ पे। और ये सारी चीजें करने के साथ साथ फिर जब इन्होंने वो पूरा तख्ता पलट करना स्टार्ट किया तो फिर बात ही अलग हो गई। तो ये सारी छुटपुट, अब ये मान के चलो आप नसीरुद्दीन महमूद अपना 1246 में राजा रहता है, बनता है। हो सकता है कि ये 50-55 में आए हूँ, 65 में आए हूँ, कौन? जलालुद्दीन उस समय। फिर बलबन के समय तो ये मानो 1290 और 1250 के आसपास, 30-40 साल में इतने बड़े पद तक पहुंच गए यार। और इनसे पुराने लोग जो बैठे हैं वो बैठे तो जलेंगे ही ना, लोग वक्त तो जलते हैं। इन सारी समस्याओं के कारण अमीर लोग चटके पड़े थे। और अभी अचानक से क्या हुआ था कि बलबन का इतना दबदबा था, आपने वीडियो देखिएगा बलबन का, उसने राजा के सिद्धांत तो ऐसे लागू करे कि चाहे अपने हो चाहे पराये हो, कोई हो, अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी तो उसकी फैमिली समूल खत्म कर देते थे, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको रोना गाना तो सुनता ही नहीं था। और किसी ने कुछ गलत किया हो तो न्याय के लिए भी तत्पर है, अपने लोगों को भी वोट देता था। हिंदुओं को तो भगा भगा के मारा है इनने। वो जो हिंदू राजा धावा मार के वो सारा करते थे तो उन्हें जला मारा, मतलब 12 साल के ऊपर के सारे बच्चे खत्म, लड़के, और दूसरी बार में 9 साल से ऊपर के सब खत्म। तो ऐसी निर्मम हत्याएं, लोह एवं रक्त की नीति। तो लोग बाग डरे बैठे थे सारा कुछ। अब लोगों के जहन में ये, दिमाग में ये चल रहा था कि यार बलबन का शासन तो हमें लगता है जीवन भर खत्म नहीं होगा, लेकिन अचानक से आपने पूरा वंश खत्म कर दिया जलालुद्दीन। तो लोग ये सोच ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, कौन सी फिल्म चल रही है भाई, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। तो एक तो वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, दूसरा लोग चटके भी बैठे थे क्योंकि खिलजी है ये। लोग बाग जो है तुर्क मानते थे कि भैया अब अपना ही है सब कुछ जो है, और कोई आएगा ही नहीं। तो ये लोग इनको खिलजियों को मानते थे अफगानी, और नीच जात का मानते थे। तो और इच्छा नहीं थी इनकी कि इनके अंडर थोड़ी रहेंगे यार, नीचों के संग कोई रहेगा क्या, ये अलग समस्या थी। दूसरा अमीर चटके बैठे थे, जनता अलग चटकी बैठी। ये सारी समस्याएं जो है सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो इनने सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब वो फखरुद्दीन ने दिल्ली के अमीरों को पहुंचाया किलोगरी में, वहां पहुंचे और इनने अच्छा बर्ताव किया, बाकायदा सब तो थोड़ा प्रसन्न हो गए लोग बाग। फिर इनने सबने दिल्ली आने की मांग करी कि महोदय आप दिल्ली आइए, वहीं बैठिए शासन पे, कहाँ इधर बैठ गए हो आप। कोतवाल ने बिल्कुल गारंटी दी कि भैया कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, फोड़ा फाड़ी नहीं होगी तुम्हारी। तो ये पहुंचते हैं। अच्छा, जब बलबन ने लाल महल बनवाया था एक बढ़िया, लाल महल पहुंचते हैं तो बाकायदा
जैसे आदत थी, पहले सैनिक थे तो जब अंदर घुसते थे तो सलाम दुआ वाला, सजदा पेबोस वाला का, सो इन्होंने सजदा पेबोस किया, फिर ये भूल गए कि यार हम खुद ही राजा हैं, हम किसकी सजदा पेबोस कर रहे हैं। पहुंचे अंदर, फिर रोने गाने लग गए वो सिंहासन के सामने की, आमा का गलती थी नहीं हमारी, वो तो हम चाहते ही नहीं थे ऐसा कुछ करना, लेकिन देखो ये इन लोगों ने करवा दिया जैसा करवाया, ये तो मालिक थे हमारे बलवान, इनने ही तो सब करा। इनके बाद जो जो राजनीति हो गई उसमें अचानक से ये सारी चीजें हो गई, हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी ऐसा कुछ करने की। सब लोग बाग देख के हैरान कि यार बताओ, राजा रो रहा है, राजा ये इतना ढीला व्यक्ति है। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि यार चलो इसकी नीयत साफ है, ऐसी कोई खराब नीयत नहीं थी, उसको करना पड़ गया परिस्थिति वजह आके सारी चीजें, कुछ लोग सपोर्ट में होगा। अच्छा, जनता को भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, बढ़िया है ऐसे कुछ बस। फिर इनने जनता को लुभावना चालू कर दिया धीरे धीरे, मतलब कभी गलत वाला काम ऐसा बोलते हैं विद्वान के किया ही नहीं। अब कुछ लोग उसको कायर मान लेते हैं कि कई बार इसने क्या किया, जैसे मलिक छज्जू है जिसकी हमने अभी चर्चा करी थी कि मलिक छज्जू को इसने ऑफर करा था कि आप संरक्षण ले लो कैमूस का, उसने लिया नहीं, उसने कड़ा मानिकपुर ले लिया। लेकिन धीरे धीरे जब ये राजा बने तो मलिक छज्जू को लगा कि नहीं यार गलती तो कर दी है भाई, अपन को राजा बनना चाहिए। और कुछ लोग तो चाहते ही थे। अच्छा, हिंदू जितने राजा थे ना वो देख रहे हैं कि ये तुर्क और खिलजी इन लोगों में चल रही है बगावत, ये लोग खुद ही इकट्ठे नहीं है तो इसका फायदा उठाया जाए। सो वो हिंदू लोग पहुंच गए किसके पास, मलिक छज्जू के, हाँ हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जाओ तुम राजा बनो। मलिक छज्जू आक्रमण कर देते हैं, कूटते हैं, पर जलालुद्दीन कोई समस्या नहीं, भगा भगा के मारते हैं, पकड़ लेते हैं तो बस मलिक छज्जू को छोड़ देते हैं। मतलब ये नहीं पकड़ते, उनको दरबार में भेजा जाता है। तो होता यही है कि जो कुटा पिटा आदमी वो फटा फटाया ऐसे ही आ गया, उसको पहुंचाया दरबार में, प्रवेश करवाया। तो ये देखते हैं, बोले यार ये कैसी फटी हालत बना के रखी है यार, इसको नहला धुलवा के लाओ इन लोगों को, सब नहला धुलवा के बढ़िया कपड़े अपड़े अच्छे पहनवा के फिर इनको माफ कर देते कि जाओ ऐश करो, निकलो तुम इधर उधर से जाओ, ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। लोग और बड़े हैरान कि बताओ ऐसा आदमी जिसने तख्ता पलट की पूरी कोशिश कर ली, थोड़ी और समस्या होती तो अभी निकल लिए होते तुम, लेकिन तुमने उसको माफ कर दिया। मलिक छज्जू को बकायदा थोड़ा नजरबंद किया कुछ समय के लिए, सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारा किसी को नहीं। तो अब लोग और चटक गए कि भाई क्या चाहते हो। इनका जो भांजा था अहमद चाप, जिसने ने पूरी जानकारी दी थी, जिनके बलबूते ये राजा बने हैं, सारी चीजें हुई, वो तो भंवर चटकाता था कि यार कैसे तुम कैसे राजा हो भाई, ऐसे लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तुम फोड़ फाड़ नहीं कर रहे हो। बलबन को देखो, ऐसा राजा होना चाहिए, तुम जैसा तो होने नहीं चाहिए, तुमसे अच्छा तो कोई दूसरा बन जाए। चटकाता रहता था, मतलब बोलता रहता था, अब क्या करे। लेकिन जलालुद्दीन, अब वही उसकी आधी कबर तो अटकी पड़ी है ना। वो व्यक्ति वैसे ही 70 साल 72 साल का हो रहा है धीरे धीरे, 76 में तो 76 लोग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं 76 साल में, तो है ना। सो भगवान दिख रहे थे कि भैया अपने हिसाब से काम करा जाए सारा कुछ। तो इनने मैक्सिमम टाइम, और अलग अलग वाकया हैं, बहुत अलग अलग वाकयाएं हैं जिसमें इनने क्या किया है कि लोगों को माफ कर दिया। ठगों की बहुत ज्यादा समस्या चल रही थी, तो ठग पकड़े उनने, ठग पकड़ लिए, उनको छोड़ दिया कि बेटा दोबारा मत करना, जाओ। दोबारा पकड़े, बहुत सारे इकट्ठे हजारों ठग पकड़ लिए। उन्होंने कहा देखो यार अब मानना आना चाहते नहीं है तुमको। अच्छा, लोग फिर शक करने लग गए कि यार ये कैसा आदमी, फिर डरता है क्या है। ये सेना नायक था मंगोलों के समय, तो जब आक्रमण, जब वहां का सेना नायक था वहाँ समाना का, समाना मतलब पाकिस्तान के आसपास वाला इलाका मान लो अब एक प्रकार से, पश्चिमोत्तर वाला, वहां तो मंगलों के आक्रमण होते, तब तो बहुत ब्रेवरी दिखाता था, सब कुछ था। अब जी क्यों ढीला पड़ गया यार इतनी। तो बोलता था कि भैया कोई मंगोल आएगा तो अपन मारेंगे, काहे को अपने ही अपने में खून बहाना किसी का, ये इस टाइप से। तो लोग बगौर खुश कि यार चलो ये दयालु टाइप का व्यक्ति है सारा, तो दया आया, स्नेह, ये सब उदारता इसमें खूब दिखाई। लोगों को दान दक्षिणा देना चालू करा, विद्वानों के साथ बैठा रहता था बतौले करने के हिसाब से कि भाई चलो क्या होगा ये सारे। इन सारी चीजों के कारण क्या है, जो इनके खुद के खिलजी सरदार थे वो इनके विरोधी हो गए। यार ये आदमी किसी काम का तो है नहीं, सारी चीजें। इन्हीं सारी चीजों में अब अचानक से इनका जो भतीजा है अलाउद्दीन, अली नाम रहता है उसका, तो अलाउद्दीन क्या करता है, इनके समय में क्या, मालवा चला जाता है, मालवा की वजह कर लेता, खूब अपार धन संपदा लेके आता है, तो वो इनको दे देता है। ये खुश कि यार ये तो लड़का बढ़िया है, अच्छी बात है, और बड़ा थोड़ी सी जागीर दे देते हैं, कुछ पैसा ऐसा, नाम बड़ा अच्छा। इसकी बेटी से शादी कर चुका था जलालुद्दीन की बेटी से। वो बेटी बड़ा परेशान करती थी, ताने ही मारती रहती थी, ये आदमी कुछ है नहीं, निकम्मा है ये वो। मम्मी को और कॉल करके बता, मतलब कॉल तो चलता नहीं था, बतौले करके बता देती। मम्मी उसकी मतलब सास और चटकाती थी, क्या साला कहाँ शादी करवा दी इसकी यार इससे, ये तो बेवकूफ़ आदमी। तो वो और बेचारा घर ही नहीं जाता था, ये क्या करेंगे, घर जाएंगे तो वो सुनाएगी, तो इससे अच्छा मम्मी सुनाएंगी उनकी। अपन क्या है, अपन निकल लो, सो आलसी टाइप से निकलने ठल्ला टाइप का बैठा रहता था, करना क्या है जीवन में, जो है बढ़िया है।
लेकिन फिर बाद में उसने कहा छोड़ो, इससे अच्छा तो अपन लड़ाई करने चले जाए, इस बीवी से भी छुटकारा मिलेगा, सब कुछ होगा और अपन पैसे ऐसे कमा के लाएंगे। तो अब उसकी बेटी क्या है, थोड़ी सी अब ईगोइस्टिक टाइप की थी कि यार हमारे पिताजी सुल्तान है और तुम्हारी कहाँ, हमारी तुमसे शादी कर दी, साला भाग फूट गए हमारे, इस टाइप से बोलती रहती थी। तो अलाउद्दीन ने कहा इससे अच्छा तो हम युद्ध करने चले जाए, इधर तो मन नहीं रहे, उधर मर भी जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन कुछ तो करके ही आएंगे। सो ये खुन्नस निकालने के चक्कर में ना वहाँ फोड़ा फाड़ी ज़्यादा करता था अलाउद्दीन। तो भाई इनने मालवा जीत लिया, खुश हो गए राजा खुश हुए। तो वहाँ जब मालवा विजय कर रहा था 1292 में, तो लोगों से सुना कि भैया साउथ में तो और आप जाओगे राजगिरी पड़ता है। तो राजगिरी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र उस समय राजगिरी कहला रहा था, वो राजधानी थी राजगिरी। पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र पे रामचंद्र जो है शासक हैं और राजगिरी उनकी राजधानी है। वहाँ तो अपार धन संपदा है। इनने सुन लिया भाई, ये मालवा मतलब समझ रहे हो मध्य प्रदेश वाला इलाका, पूरा मध्य प्रदेश से निकल के ही महाराष्ट्र लग जाता है नीचे। तो बोले वहाँ तो और राजा है, खूब पैसा है और जो वो। तो इनने जब कहानी सुनी तो इनका दिमाग खड़खड़ा गया कि भाई यार इतना पैसा है तो अपन वहाँ लूट मार कर लेते हैं। अच्छा, ये लूट मार कर ही पैसा दे दिया राजा को, राजा भी खुश। लेकिन लोग बागों ने देखा कि इसका शौर्य पराक्रम अच्छा है, सब बढ़िया है, बहुत तेजी से गया और सारी चीजें। तो लोग इसको अब चढ़ाने लग गए कि भाई तू बन जा, ये राजा तो किसी काम का है नहीं, लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाता, सबको छोड़ देता है, ऐसा वैसा। तो इनको भी लगा कि है लेकिन मना, ससुर जी को कौन मारे, आई तौबा तौबा, ससुर है मेरे, राजा है, सुल्तान है, ऐसा नहीं करना। लेकिन मन में आ रहा था कि हाँ कुछ तो करेंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा, क्योंकि सेना चाहिए आपको, सारी चीजें। तो भाई इनने एक और प्लान बनाया कि अपन राजगिर जाएंगे और राजगिरी में लूट लाट करके सारा। तो धोखे से झूठ बोला इनने, धोखे से क्या मतलब धोखा देने के लिए इनने झूठ बोला कि भैया हम जा रहे हैं महाराज, चंदेरी जाना है, चंदेरी पे आक्रमण करेंगे। ठीक है कर लो चंदेरी पे आक्रमण, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चंदेरी गए नहीं। इनने जिसको अभी वहां का सूबेदार नियुक्त किया जब तक इनकी अनुपस्थिति में, और उसको बोल दिया कि भैया सच्चाई ये है, और राजा को 4-6 दिन घुमाते रहना कि भैया ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमाका, फिर बोल देना कि खबर ही नहीं आ रही, गायब हो गए, संपर्क टूट गया हमारा। तो ये सारी चीजें हो रही थी। राजगिरी पहुंचे और वहां पे इनने भैया रामचंद्र को हराया, उनके लड़के को हराया, पूरी व्यवस्था और भंवर पैसा लेके जब ये आए। अच्छा, तब तक इनकी गुप्तचर प्रणाली इनने बना के रखी थी, ऐसी बात नहीं है, हल्का पतला व्यक्ति नहीं, पूरी गुप्तचर प्रणाली, ठीक है। सो गुप्तचर इनके इतने तेज थे, इन्हें पता चल गया कि ये खूब पैसा लेके आए हैं। भाई खबर पहुंच गई कि यार पैसा लेके आ रहा है और सारा। लेकिन इन्हें डर भी था, कुछ लोग इनको डरा रहे थे कि यार ऐसा कुछ होगा कि मान लो इतना पैसा वो ले आया, कल को आपके खिलाफ विद्रोह कर दे, उससे पैसा खुद मंगा लो, सारा मंगा लो, ऐसा खुद जाओगे तो उसे डर लग जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी सेना भग जाएगी पैसा लेके सब, तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको आन दो, एक काम करते हैं, जान दो, फिर उसको पत्र लिखना, मिल लेना और फिर वो सारा काम करो। इनको अच्छा लगा कि ठीक है चलो। दूसरा क्या, वो भाई ऐसा व्यक्ति था कि सब पे भरोसा कर लेता था जलालुद्दीन, कि यार दूसरे लोग धोखा देते, अपने क्या धोखा देंगे। और फिर खुद का भतीजा के अलावा दामाद, तो इस पे तो उन्हें बिल्कुल आंख मूंद के भरोसा था कि ये तो कुछ करेगा ही नहीं यार, अपना ही व्यक्ति है, कहाँ। बस भैया कड़ा मानिकपुर में मीटिंग तय होती है, ये पहुंच जाते हैं बिल्कुल बाकायदा निहत्ते, नदी पार करके, मौका ही मिलते फोड़ डालते हैं भाई। सलीम खान इनका सेना नायक रहता है, वो खत्म। फिर इनके साथ जो अमीर आए थे नाव में, वो भागने लगते, कुछ तो ऐसे भागते हैं कि नाव से भगा के गिरा जाते हैं, डूब जाते हैं, कुछ को पकड़ लिया जाता, सब फोड़ फाड़ देते हैं। तो 1296 में ये खत्म हो जाते हैं जलालुद्दीन। मतलब लेकिन ये बोल सकते हैं कि दयालु, उदार, बहुत उदार शासक था ये, दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक भी था, और ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ अंत हो जाएगा जलालुद्दीन का 1296 में, खुद के ही, किसके द्वारा, भतीजे के द्वारा या दामाद के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का आएगा समय, क्योंकि दूसरा सिकंदर कहा जाता है उसको, ठीक है। सो दूसरा सिकंदर कौन था, क्या है अलाउद्दीन, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये सारे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।